नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रीतकाल से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें हम सभी लोग आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप सभी लोगों में से कोई चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है, रीतकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रहीमदास, मतीराम, बिहारी, देव। आपको अपना उत्तर करना है। रीतकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो जाता है? तो आप सभी के द्वारा दिया गया जवाब विकल्प सी आ रहा है, बिहारी दास तो राइट आंसर होगा। इन्होंने एकमात्र कृति लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित्त, ये कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारी दास, केशवदास, मतीराम। आपको अपना उत्तर करना है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, किसका कथन है? भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। तो आपके द्वारा दिया गया जवाब आ रहा विकल्प सी तो राइट होगा, यानी केशवदास की ये पंक्ति है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बिहारी कवि हैं, यानी किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के कवि हैं बिहारी जी? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जयसी। किसका ये कथन है? भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास। तो आपके द्वारा दिया गया जवाब विकल्प बी आ रहा है, केशवदास। तो आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप पाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं? मतीराम, देव, घनानंद, बिहारी। किसकी ये पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। तो आपके द्वारा दिया गया जवाब आ रहा विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी ये पंक्ति किसकी है? घनानंद जी की। अगला क्वेश्चन है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं? घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। अर्थात किसकी रचना है? सुजान विनोद। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, देव कवि की रचना का नाम है सुजान विनोद। अगला आपका क्वेश्चन है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। कौन सा चिंतामणि के द्वारा रचा गया प्रबंध काव्य है? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी कृष्णचरित ये प्रबंध काव्य किसका है? चिंतामणि जी का। अगला क्वेश्चन है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत, ये कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जायसी, कबीर। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी है? विकल्प ए, बिहारी जी के दोहे की यह पंक्ति है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। कौन नहीं है रीति मुक्त कवि इनमें से? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, बिहारी जी, चूंकि बिहारी ये रीत सिद्ध परंपरा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, छायावाद। किस वर्ग के कवि हैं घनानंद जी? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी तो राइट माना जाएगा, यानी रीतिमुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं घनानंद जी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधिनी। कौन सी इनमें से है बिहारी की रचना? तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? आपको अपना जवाब करना है। तो आपके द्वारा
उत्तर दिया जा रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा। बिहारी की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में ये कथन किसका है? केशवदास, भिखारी दास, देव, चिंतामणि। किसका कथन है ये शब्द शक्ति के विषय में? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? आपका जवाब होगा विकल्प सी, देव कवि का कथन है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवजी, छत्रपति शिवाजी, ब्रह्मा, बालाजी। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। यानी इसमें शिवा जो है छत्रपति शिवाजी के लिए कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? सूची दी गई है, एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, आप सभी को उसका मिलान करना है। तो अंग दर्पण रचना किसकी है? रसलीन की है। शिवा बावनी रचना किसकी है? भूषण कवि की है। और रसराज किसकी है? मतिराम की है। और काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि जी की है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आपका कूट कौन सा सही होगा? तो विकल्प डी इसमें राइट आंसर होगा। आप सभी लोग अपना मिलान कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, भाषा भूषण, काव्य प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है जो चंद्रालोक की छाया माना जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी राइट आंसर। भाषा भूषण ग्रंथ जो है ये चंद्रालोक की छाया माना जाता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, यानी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, अर्थात एक तरफ आपकी रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। तो चिंतामणि की रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। मतिराम की रचना का नाम क्या है? ललित ललाम। कुलपति मिश्र की रचना का नाम क्या है? रस रहस्य। और रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास जी की। तो इस क्वेश्चन का आप सभी के सामने सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में जो आपका सही जवाब होगा इसमें विकल्प बी होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है? नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और गुण दोषों का विवेचन। यानी रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी रही है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए आपका उत्तर आ रहा तो ठीक होगा, यानी कि नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का निरूपण है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। भूषण का इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प बी, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी कि शिवराज भूषण में अलंकार विवेचन है। अगला क्वेश्चन है, मतिराम की भाषा है बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, ब्रज भाषा यानी साहित्यिक अवधि, साहित्यिक राजस्थानी। मतिराम की भाषा कौन सी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प बी, यानी साहित्यिक ब्रज भाषा है मतिराम जी की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। कौन है इनमें से वियोग श्रृंगार का प्रधान और मुक्तक कवि? तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आप सभी ने अपना उत्तर किया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी घनानंद ये जो है वियोग श्रृंगार प्रधान मुक्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी भाषा। कवित्र रत्नाकर ये रचना है किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी कि ब्रज भाषा में। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतिराम, आलम। कौन है इनमें से रीतिबद्ध परंपरा का कवि? तो आप सभी के द्वारा दिया गया उत्तर आया है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी मतिराम ये रीतिबद्ध परंपरा के
कवि हैं। अगला क्वेश्चन है ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। किसके विषय में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी यानी सेनापति के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। किसने नहीं की है? भिखारीदास, ग्वाल कवि, बिहारी, देव। कौन है इनमें से एक व्यक्ति, एक कवि जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो ठीक होगा, यानी बिहारी लाल ये लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि नहीं हैं, और बाकी भिखारीदास, ग्वाल कवि, देव इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। फिर अगला क्वेश्चन है रीतकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो आप सभी को बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो रस सारांश ये रचना किसकी है? भिखारीदास जी की है। रसराज किसकी है? ये मोतीराम जी की है। और रस विलास किसकी है? तो ये जो है रसलीन जी की है। और रस प्रबोध किसकी है? तो ये रचना जो है चिंतामणि जी की है। इस प्रकार आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है, और जो आपका कूट सही होगा वो विकल्प डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरणगुप्त, वियोगी है। कौन सा है सतसईकार, यानी जिसने सतसई को लिखने का काम किया है? तो सही उत्तर आपका कौन सा माना जाएगा? विकल्प डी होगा राइट आंसर, यानी वियोगी हर जी ने क्या है सतसई के नाम से रचना लिखने का काम किया है। फिर आपका क्वेश्चन अगला है लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं। आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, आचार्य श्रीपत मिश्र, आचार्य भिखारीदास। कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन हैं? उनका नाम क्या है? तो आप सभी के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। विकल्प बी तो राइट होगा, यानी चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक ये परिभाषा किस आचार्य कवि की है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, मोतीराम। यानी क्या है काव्य विषयक ये परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी चिंतामणि जी कहते हैं सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। कौन सा है? रसिक प्रिया केशवदास, हितरंगिणी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सूरती मिश्र। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ इनमें से कौन सा माना जाएगा? तो आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब किया है विकल्प ए तो ठीक होगा, यानी कि रसिक प्रिया केशवदास जी की जो रचना है इससे रस रीत परंपरा का प्रस्थान माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है देव किस प्रकार के कवि हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। देव कवि ये किस प्रकार के कवि हैं? आप सभी को अपना जवाब करना है। तो आपके द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये रसवादी कवि हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद दास चित्तस्वामी, बिहारी, मोतीराम, घनानंद भूषण, मैथिली शरणगुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जायसी, मंझन विद्यापति, चंदवरदाई। क्या पूछ रहा है? इनमें से किस विकल्प में रीतकालीन सारे कवि हैं? तो जो उत्तर आपका सही होगा कौन सा? विकल्प बी जो आपका दिख रहा है इनमें सभी लोग रीतकालीन हैं। बिहारी, मोतीराम, घनानंद, भूषण, इसमें सारे कवि जो है रीतकाल के हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए
प्रसिद्ध है? मतिराम, भूषण, चिंतामणि, घनानंद। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस काव्य रचना करने वाला है? तो आप सभी के द्वारा इस क्वेश्चन के लिए जवाब दिया जा रहा विकल्प बी, तो राइट आंसर होगा, यानी भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतकाल में वीर रस में अपनी काव्य रचना की है। फिर आपका क्वेश्चन है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार, पद्माभरण। पद्माकर जी के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, पद्माभरण। ये जो है अलंकार ग्रंथ है और किसका है? पद्माकर जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है? कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना मतिराम जी ने की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, ललित ललाम। ये रचना किसकी है? मतिराम जी की। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है इनमें से जो आदिकाल को जयकाल और रीतकाल को कलाकाल कहता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी आदिकाल को जयकाल कहते हैं और रीतकाल को कलाकाल नाम दिया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 विकल्प आप सभी लोगों के सामने हैं, इनमें से बताना है, यानी कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने अपना जवाब चुना है विकल्प सी, तो ठीक माना जाएगा, यानी पहले बिहारी आएंगे, उसके बाद मतिराम आएंगे, फिर घनानंद आएंगे, उसके बाद में पद्माकर जी आएंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, रीतकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? कुलपति मिश्र, देव, मतिराम, चिंतामणि। क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? यानी रीतकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी, मतिराम जी हैं, इनकी गणना जो है सर्वांग निरूपक कवियों में क्या है? नहीं की जाती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? रसलीन, ग्वाल कवि, बिहारी, भिखारीदास। किसका ये दोहा है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, बिहारी लाल का ये दोहा है। क्या लिखते हैं? जिन दिन देखे वही कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। किसका कथन है बिहारी की कविता के संदर्भ में? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। किसके विषय में? बिहारी की कविता के विषय में ये बात शुक्ल जी कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश। कौन सी रचना है जो आचार्य चिंतामणि की इनमें से नहीं है? तो आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, साहित्य दर्पण। ये रचना चिंतामणि की नहीं है और बाकी काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, ये तीनों रचनाएं चिंतामणि जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की रचना कौन सी है? माधवानल कामकंदला, भूषण विचार, मदनाष्टक, जहांगीर जस चंद्रिका। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो आप लोगों का सही उत्तर कौन सा माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी जहांगीर
जस चंद्रिका ये रचना केशवदास की नहीं है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का ये कथन रीतकाल के किस कवि के विषय में है? घनानंद, मतिराम, केशवदास, रसनिधि। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन किसके विषय में है? तो आपका उत्तर विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक होगा, घनानंद के विषय में शुक्ल जी का कथन है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रीत मुक्त कवि कौन है? आप सभी को बताना है। देव, बिहारी, पद्माकर, घनानंद, कौन है इनमें से रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि? तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प डी, तो उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। घनानंद ये रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है? वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख देवमाया प्रपंच, यानी कौन सी रचना इनमें से है जो केशवदास की नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 98 के लिए आप सभी का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो ठीक होगा, देव माया प्रपंच ये रचना केशवदास की नहीं है। और बाकी वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख ये तीनों रचनाएं केशवदास जी की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति, बोधा, कौन है हितोपदेश का भाषा अनुवाद करने वाला? तो आपका उत्तर क्या होगा जिसने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया है? विकल्प ए, पद्माकर जी ने हितोपदेश का भाषा अनुवाद करने का काम किया है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? पद्माकर, मतिराम, भूषण, बिहारी लाल, कौन है जो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं किया है इनमें से? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 के लिए आपका जवाब होगा विकल्प डी, बिहारी लाल ये क्या है, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते हैं। बाकी पद्माकर, मतिराम, भूषण इन तीनों लोगों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद, पद्माकर, मीराबाई, रहीमदास, किसको शुक्ल जी साक्षात रसमूर्ति का कवि कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति शुक्ल जी कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, पंक्त किसकी है? घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, किसकी ये पंक्ति है? यह प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प डी, तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी बोधा की पंक्ति है, यह प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, यह दोहा जो है किस रचना में संग्रहित है? रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण इनमें से कोई नहीं। किसमें ये दोहा है? अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, यानी अंग दर्पण जो रचना है उसमें ये दोहा संग्रहित है। और अंग दर्पण रचना किसकी है? रसलीन कवि जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या है? मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मतिराम, देव, जायसी, सूर, कौन सा ऐसा कवि है इनमें से जो मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में नहीं है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपने अपना जवाब चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी जायसी को हिंदी नवरत्न में स्थान नहीं दिया है मिश्र बंधुओं ने, और बाकी मतिराम, देव, सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है,
डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त की वो खेल करी जान्यो है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर घनानंद भिखारी दास देव। किसकी हैं काव्य पंक्तियाँ ये? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए तो राइट होगा, अर्थात ठाकुर कवि की पंक्तियां हैं, जिसमें वो लिखते हैं डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्त कीन्हो खेल कर जान्यो है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, यानी किस प्रकार का ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, इनमें से एक भी नहीं। तो मतिराम जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है ललित ललाम, तो इसमें किस विषय का चित्रण किया गया है? तो विद्यार्थियों आप सभी का जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो सही माना जाएगा। ये क्या है? आपका अलंकार विषय ग्रंथ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99, 105। आपको बताना है जो शिवराज भूषण ग्रंथ है उसमें कितने अलंकारों का निरूपण है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, यानी कि 105 अलंकारों का चित्रण किया है शिवराज भूषण ग्रंथ में। अगला आप सभी का क्वेश्चन है, पवन मया करि घूंघट टारे दया करि दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास पद्माकर देव ग्वाल कवि की। पवन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति जो ये है किस कवि की है? तो आपका सही उत्तर यदि दिया गया है विकल्प ए तो राइट माना जाएगा। नेही नागरीदास जी लिखते हैं, पवन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, सन कज्जल चक झक लगन उपजेव सुदिन स्नेहु क्यों न नरपति हुई भोग वे लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपरिक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैदक ज्ञान, राजनीति, देशाटन, ज्योतिष ज्ञान। इस दोहे में क्या है? बिहारी की बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प डी, यानी ज्योतिष ज्ञान है इस दोहे में। सन कज्जल चक झक लगन उपजेव सुदिन स्नेहु क्यों न नृपति हुई भोग वे लहि सुदेशु सब देव। इसमें क्या है? ज्योतिष ज्ञान का चित्रण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए कै। पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतिराम, चिंतामणि। किस कवि की ये काव्य पंक्ति है? शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए कै। तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है विकल्प बी, तो राइट होगा, अर्थात ये सेनापति जी की काव्य पंक्तियां हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। किसका ये कथन है बिहारी के विषय में कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ये बात कहते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। आपका अगला क्वेश्चन सामने है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। कौन सी रचना है इनमें से जो कि घनानंद जी की नहीं है? तो आप सभी के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट आंसर माना जाएगा, अर्थात ये पक्षी विलास रचना जो है ये घनानंद जी की नहीं है। और बाकी प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस ये सभी रचनाएं किसकी हैं? घनानंद जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव, भिखारी दास। कौन सा ऐसा हिंदी का कवि है जिसने यानी आचार्य है छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो सही उत्तर आपके द्वारा कौन सा होगा? आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो ठीक होगा, यानी देव कवि का ये है छल को आगे बढ़ाने का काम रहा है।
अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि अलंकार ग्रंथ नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो अलंकार ग्रंथ नहीं है, आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, अंग दर्पण, ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। और बाकी भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, ये तीनों अलंकार का चित्रण करने वाले ग्रंथ हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलुकदास। किसकी रचना है विज्ञान गीता? तो आप लोगों ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विद्यार्थियों, विकल्प सी तो राइट होगा, अर्थात केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन माने जाते हैं? भिखारी दास, केशवदास, मतिराम, चिंतामणि। कौन है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इनमें से? तो आप सभी ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दे दिया है विकल्प बी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, यानी केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण कालखंड रीतिकाल के वैकल्पिक प्रश्नों को देखा और ऐसे प्रश्नों को जाना जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते भी रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो ऊर्जा बनता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलेंगे आप लोगों को पुनः से हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।